बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का आगाज़ किया था, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे हम, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में वो लीगल प्रोविजंस आनी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट का आगाज़ चैप्टर नंबर 2 से हो रहा था। आपके जहन में अगर कोई यहाँ तक का सवाल है तो पहले वो पूछ लीजिए। जी बेटा, आप कुछ पूछ रहे हो, ज़ोर से बोले। हाँ, वो अभी आज का यही टॉपिक है आज के, उसमें बिल्कुल यही बात हम डिस्कस कर रहे हैं, डिटेल में डिस्कस होने लगी है ये। और कोई सवाल है आप बेटा आपके जहन में तो पूछ लें, आगे चले। इसका मतलब है हमने आगाज़ किया था जी कामरान और नोमान की इस एक एग्जाम्पल से। इसको हमने अपने जहन में रखा हुआ है क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमने यहीं से एलेबोरेट करने हैं। फिर हमने एक और बात की जिसमें हमने 2 एग्जाम्पल को अपने जहन में रखा। हम इसे एज ए इस्तारे के तौर पे इस्तेमाल किया करेंगे। जब भी हमें लॉ के ये 2 एंगल आएंगे तो हम यही बोल रहे होंगे कि यार वो कामरान और नोमान वाली बात और रमला और कमला वाली बात, ठीक है ना। इसके ज़रिए से हमने समझा था कि लॉ असल में 2 बातें कर रहा है, टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। अच्छा जी, फिर और हम आगे चले। फिर हमने एनफोर्सेबिलिटी ये सारी बातें कर ली। फिर लास्ट टाइम हमने काइंड ऑफ ऑफर्स को भी देख लिया था कि 2 तरह से ऑफर को डिवाइड किया और अल्टीमेटली 4 डिफरेंट परमुटेशंस हमारे पास बन गई। एक्सप्रेस ऑफर, एम्प्लॉयड ऑफर, जनरल ऑफर एंड स्पेसिफिक ऑफर। फिर हम और आगे चले, इनको अलग अलग हमने एलेबोरेट कर लिया, एम्प्लॉयड को समझ लिया, इन सारी बातों को अंडरस्टैंड कर लिया। आज हमने यहाँ से शुरू करना है व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर। हमें ऑफर की तो समझ आ गई है कि कॉन्ट्रैक्ट जब भी फॉर्मुलेट हो रहा है तो उसमें एक बड़ा अहम रोल कौन प्ले करने जा रही है, ऑफर, और ऑफर के साथ एक्सेप्टेंस। अब लॉ की मजबूरी है, लॉ ने हर बात को बारीकी से अलग 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 एक्सप्लेन करना है कि ये क्या बात हो रही है, ठीक है ना। मसलन ऑफ़र, हमने कहा एक ऑफ़र होनी चाहिए, फिर उसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, लेकिन ये फ़िक्रा आधा सच बयान कर रहा है। पूरा सच ये है कि एक वैलिड ऑफ़र होनी चाहिए और एक वैलिड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। यानी एक ऐसी ऑफ़र होनी चाहिए जो लॉ की नज़र में वैलिड हो सकता है आप एक ऑफ़र करवा रहे हैं, आपका ख्याल है कि मैंने ये ऑफ़र करवाई है, सामने वाले का ख्याल है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा क्रिएट हो गया। नहीं, ऐसी ऑफ़र जो लॉ की नज़र में ऑफ़र कहलाए। अब इस ऑफ़र में क्या क्या इंग्रेडिएंट होने चाहिए, उसको हम क्या कह रहे हैं, एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र। तो कह रहे सबसे पहली बात है देयर शुड बी 2 पर्सन। इसका मतलब है लॉ ये बताना चाह रहा है कि एक आदमी अपने आप कोई ऑफ़र नहीं करवा सकता। मैं ही ऑफरर हूँ, मैं ही ऑफरी हूँ, मैंने ही एक्सेप्टेंस कर ली, मेरे लिए कंसिडरेशन है, तो ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है भाई, ठीक है ना। तो 2 लोग होने चाहिए, एक शख्स ऑफरर हो और एक शख्स ऑफरी हो, सर्टेन एंड डेफिनेट हो। जब आप ऑफर करवा रहे हो तो इट शुड बी अ सर्टेन, गोलमोल बातें ना हो। उसने कहा जी विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, हमने कहा ये ऑफ़र है। वो जैसे होता है ना, जब आप किसी ऑटो वालों के साथ सफ़र करते हैं तो कहते यार मुझे वहाँ जाना है कलमा चौक तक, कितने पैसे लोगे, कहता जो मुनासिब हो दे देना। लॉ इससे मना कर रहा है, इट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, आप 2 लोगों का इरादा भी उस वक्त ये हो कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर रहे हैं, वही जो हमने इनफोर्सेबिलिटी वाली इंटेंशन का जिसका जिक्र पहले किया था। ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। ऑफर आपने करवाई है लेकिन अगले बंदे को जिसको ऑफर करवाई है उसको कम्युनिकेट नहीं हुई है, तो ये भी एक वैलिड ऑफर नहीं है। ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, ऑफर करवाते हुए आपका ऑब्जेक्टिव ये हो कि अगले बंदे की मैं कंसेंट ले रहा हूं। अभी एक्सप्लेन करते हैं इनको बारी बारी सबको। यानी अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है
बल्कि ऑब्जेक्टिव ये मैं आपकी राय ले रहा हूं। नहीं, राय लेना नहीं है, इसका मतलब है ऑफर एक ऐसा रिफाइंड सिचुएशन होनी चाहिए कि अगर आप यस करें तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। और अगर अभी बात इस रिफाइंड लेवल पर नहीं पहुंची हुई है तो फिर जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं वो लॉ की नज़र में ऑफर नहीं है। वो कह रहा है यार मैं तो आपका अंदिया ले रहा था, अगर आपकी राय जान रहा था, मैं ये थोड़े कह रहा था कि मैं आपको घर बेच रहा हूं। मसलन वही कामरान ने नोमान को ऑफर करवाई, हमने तो लिखा था विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब ये बात नहीं हो रही है। वो कह रहा है यार क्या आप मेरा घर खरीदोगे मुनासिब सी कीमत पर? क्या आप मेरा घर खरीदना चाहते हो? यहां ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट नहीं है अभी, ये उससे पहले की कोई गुफ्तगू हो रही है, ठीक है ना, ये उससे पहले की कोई गुफ्तगू हो रही है। इसको लॉ कोई और नाम देगा अभी आगे चलकर, ठीक है ना, लेकिन हमें यह पता चल गया ये ऑफर नहीं है। ऑफर एक ऐसी रिफाइंड सिचुएशन होनी चाहिए कि जब मैं आपको ऑफर करवा रहा हूं आप यस करें तो मेरा और आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। यानी मेरी ऑफर करवाने की इंटेंशन ही आपकी कंसेंट लेना हो। अगर इससे पहले वाली कोई बात है तो फिर ये लॉ की नज़र में ऑफर नहीं है। अच्छा जी, फिर कंडीशनल लॉ बता रहा है कि ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, यानी कोई कंडीशन भी लगाई जा सकती है दरमियान में। फिर एक और लॉ आपको उसूल बता रहा है कि एक्सेप्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसके ऊपर अभी हम बात करेंगे डिटेल में। फिर वो वाली बात जो वहाँ हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ हम समझेंगे कि ऑफर से पहले एक सिचुएशन क्रिएट होती है जिसको हम कहते हैं इनविटेशन ऑफ एन ऑफर। ये ऑफर नहीं है, ये इनविटेशन टू ऑफर है। आज इसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो थोड़ी बात क्लैरिटी में चली जाएगी। कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन भी अगर आप कोई लगाना चाहते हैं वो भी लगाई जा सकती है। अब वन बाय वन देखते हैं। नंबर 1, सो व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफर? पहला एसेंशियल, देयर मस्ट बी 2 पर्सन। फॉर ए वैलिड ऑफर देयर नीड टू बी अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। लॉ ये बताना चाह रहा है, ठीक है ना। अगर कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाए जिसमें जो मैंने ऑफर करवाई है वो मैं ही ऑफरर बन जाऊं और मैं ही ऑफरी बन जाऊं, तो इसका मतलब है ऑफर लॉ की नज़र में वैलिड नहीं रही है, ख़त्म हो गई है। ठीक होगी ना बात? अच्छा जी, सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन एंड अ वैलिड ऑफर इज वन विच इज सर्टेन एंड डेफिनेट। अब जाहिर है इसको समझने के लिए इसका रिवर्सल करना पड़ेगा। नो कॉन्ट्रैक्ट कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस इफ द ऑफर इज अनसर्टेन। सलमान परचेज अ हॉर्स फ्रॉम इरफान and promised to buy another if the first one proves lucky। अब proves lucky कैसे साबित होगा? अनसर्टेन हो गया, सब्जेक्टिव हो गया, मेरी राय कुछ और हो सकती है, आपकी राय कुछ और हो सकती है। ये बिल्कुल वही, इसे आसान करें तो वही कि जी क्या आप मेरा घर खरीदेंगे? उन्होंने कहा जी कितनी प्राइस पर? उन्होंने कहा जी मुनासिब कीमत पर। उन्होंने कहा जी ठीक है, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं। हालांकि बज़ाहिर एक शख्स ने ऑफर करवाई, बज़ाहिर दूसरे शख्स ने एक्सेप्ट कर ली, लेकिन नहीं, ये ऑफर अभी रिफाइन नहीं हुई है। इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। सर्टेन का मतलब है प्राइस पता चले कितनी है, डेफिनेट का मतलब है किसकी बात हो रही है। मतलब मेरे पास मल्टीपल हॉर्स हैं, आप मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करने आ रहे हैं, प्राइस डिसाइड हो गई है कि मैं आपको 6 लाख रुपए का हॉर्स दे रहा हूँ, लेकिन ये नहीं डिसाइड हुआ कौन से वाला दे रहा हूँ, तो अभी भी ये सर्टेन एंड डेफिनेट नहीं हुई है। इसमें दोनों इंग्रेडिएंट होने चाहिए थे, प्राइस भी सर्टेन हो और ऑब्जेक्ट भी आइडेंटिफाइड हो, तो फिर ये एक लीगली वैलिड ऑफर बनेगी। अदरवाइज ये एक लीगली वैलिड ऑफर नहीं बनेगी। तो इट मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। ऑफर मस्ट बी सर्टेन एंड डेफिनेट। कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, ऑफर मस्ट बी मेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वही दोनों लोगों की इंटेंशन हो। कम्युनिकेशन, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू।
द कम्युनिकेशन इज कंप्लीट व्हेन इट कम्स टू द नॉलेज ऑफ द पर्सन टू होम इट इज मेड। मसलन हमने किसी शख्स को लेटर लिखकर ऑफर करवा दिया, ठीक है ना, कोरियर के थ्रू हमने लेटर भेज दिया, लेटर उसको डिलीवरी नहीं हुआ, तो क्या ऑफर वैलिड हो गई है? नहीं हुई है, ऑफर कम्युनिकेट ही नहीं हुई। लास्ट टाइम मैंने आपको एक सिनेरियो बनाया था कि किसी एक शख्स का पेट गुम गया, उसने कुछ 4 लोगों के सामने कोई ऑफर लगाई, एक 5वां आदमी जिसे ये प्राइस मनी नहीं पता थी वो ढूंढ कर लाया, तो उसको प्राइस नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? ये ऑफर उसे कम्युनिकेट नहीं हुई थी, हालांकि काम वो वही करके आया है, लेकिन फ्लॉ, लॉ की नज़र में क्या फ्लॉ क्रिएट हुआ है? ऑफर कम्युनिकेट नहीं हुई। इसका मतलब है ऑफर कम्युनिकेट हुए बगैर एक्सेप्टेंस नहीं की जा सकती। बाद दफ़ा ऐसी सिचुएशन हो जाएगी, हमने एक, आज क्या डेट है? यकम मई, अच्छा जी, यकम मई को हमने एक लेटर लिखा, वही वाली अपनी एग्जांपल, कामरान ने नोमान को लेटर लिखा कि विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन। अब ये हमने कोरियर के थ्रू भेजा, ये लेटर जाएगा, उसको मिलेगा, एक्सेप्ट करेगा। कुदरती आज ही मिस्टर नोमान ने हमें एक लेटर लिखा, विल यू सेल योर हाउस फॉर ₹10 मिलियन। आज ही हमने उसे कहा कि क्या तुम 10 मिलियन का घर ले लोगे? उसने हमें लिखा कि क्या तुम 10 मिलियन का घर सेल करते हो मुझे? तो हमारा आपस में क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्ट हो गया? नहीं हो गया। ये एक्सेप्टेंस तो कम्युनिकेट होने से पहले हो रही है। एक्चुअली वो एक्सेप्टेंस नहीं है, वो भी ऑफर है, ये भी ऑफर है। अब बज़ाहिर देखें हम एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन लॉ कह रहा है नहीं 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 नहीं, ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड एंड देन एक्सेप्टेड, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। बाज़ दफ़ा हम एक ही पेज पर खड़े हैं, एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन लॉ की ये रिक्वायरमेंट क्योंकि पूरी नहीं हो रही है, इसलिए ये एक वैलिड ऑफर नहीं बनी, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं हुआ। पहला स्टेप है ऑफर कम्युनिकेट हो, फिर दूसरा स्टेप है कि वो एक्सेप्ट हो। ये ऐसे नहीं है पहले एक्सेप्ट हो गई बाद में कम्युनिकेट हो गई, ऐसे नहीं हो सकता। बात फॉलो करें? ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड। इन केस एन ऑफर इज मेड बाय पोस्ट, its communication will complete when letter reaches the offeree. An offer can be made by words spoken or written or through conduct of, ये ज़रा हमने सारी बातों को फिर एक जगह लिख दिया ताकि आपको फिर ऑफर से रिलेटेड सारी चीज़ें एक जगह मिल जाए, क्योंकि एम्प्लॉयड ऑफर भी हम पढ़ चुके हैं। उन सारी बातों को फिर एक जगह ज़रा इकट्ठा कर दिया गया ताकि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड सारी बातें एक जगह मिल जाएं। यानी कम्युनिकेशन का ये मतलब नहीं है कि रिटर्न लेटर ही जा रहा हो, नहीं, ये वर्ड्स भी हो सकते हैं, स्पोकन भी हो सकते हैं, एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, वही जो ऑफ़र की सारी काइंड थी वो सब हो सकती हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है? पहले ऑफ़र आए, कम्युनिकेट हो, फिर एक्सेप्ट हो, देन एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, देन एसेंशियल्स ऑफ ऑफर पूरे होंगे। तो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड, ऑफर मस्ट बी। तो मैं समझ आ गई, ऑफर में 2 लोग होने ज़रूरी हैं, सर्टेन एंड कॉन्ट्रैक्चुअल कम्युनिकेशन होनी चाहिए। इसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कंसेंट, नीयत, इरादा, पर्पस क्या होना चाहिए ऑफर का? टू ऑब्टेन कंसेंट ऑफ द अदर या असेंट ऑफ द अदर पार्टी।
An offer must be made with a view to obtain the consent of other person to propose act or abstinent. Ramla and Kamla. Propose act. कामरान एंड नोमान, क्योंकि लॉ ने दोनों बातें लेकर चलनी है ना। वो कहते हैं आपका इरादा ये हो कि आप बात को कंक्लूड करना चाह रहे हैं, सिर्फ इंटेंशन ना लेना चाह रहे हो, दूसरे का अंदिया ना लेना चाह रहे हो। अभी एक अगली बात पढ़ेंगे तो वहां से ये बात समझ आएगी, वो जो अभी करते हैं। फिर वो कह रहा है ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है। एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। आपने कोई कंडीशन लगा रखी है, it is on the sole discretion of the person to whom such offer is made to either accept or reject it. A conditional offer lapse खत्म हो जाती है when condition is not accepted. आपने कहा will you purchase my house for rupees 10 million payable in cash. क्या मतलब? सारे पैसे कैश में देने हैं। आपने कहा जी ओके यस एक्सेप्ट हो गई। आपने कहा लेकिन नहीं नहीं, मैं कैश नहीं दूंगा, मैं तो आपको पे ऑर्डर दूंगा, पीओ दूंगा, क्रॉस चेक से पेमेंट करूंगा। ऑफर लैप्स, खत्म। बात समझ आ रही? ऑफर में जो कंडीशन लगी हुई है आपको उसे एज इट इज कबूल करना है। हाँ, आप कहते हो नहीं नहीं सर मैं ओके प्राइस तय हो गई 10 मिलियन का ही ले लूंगा, लेकिन यार देखो भाई 10 मिलियन 1 करोड़ रुपया मैं कैश कहाँ लेके आऊंगा भाई, हालात नहीं देखे आपने मुल्क के। मैं आपको पे ऑर्डर दूंगा। पे ऑर्डर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे हमारे सब्जेक्ट में, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक लफ्ज पढ़ा था ना हमने, वहां पढ़ेंगे भी डिटेल में। या अभी मैं पे ऑर्डर की बजाय लफ्ज क्रॉस चेक बोल देता हूं, इतनी का आपको समझ आ जाएगी। लॉ की नज़र में क्या हुआ? लॉ की नज़र में ओरिजिनल ऑफर ख़त्म हो गई है। अब आप एक ऑफ़र करवा रहे हो कि भाई मैं आपका घर 10 मिलियन में ले रहा हूं, पेएबल थ्रू क्रॉस चेक या पे ऑर्डर। अब सेलर की मर्जी है वो एक्सेप्ट करे। अब आप ऑफरर बन गए और वो ऑफरी बन गए। वो कहता नहीं भाई मैंने तो कैश ही लेना है। आपने कहा चलो ठीक है कैश ही दे देता हूं। पुराने वाली ऑफर तो खत्म हो चुकी थी, पहले ऑफर होना जरूरी है। पुरानी ऑफर तो खत्म हो गई, तो एग्जिस्ट नहीं करती। इसका मतलब है अभी एक नई ऑफर आई है, इसे दोबारा नई एक्सेप्टेंस चाहिए। काउंटर ऑफर एक हमने लफ्ज बोला था, अभी आगे भी दोबारा डिटेल में बोलने लगे। बात समझ आई है जी? इसका मतलब है ऑफर में कोई कंडीशन लगाई जा सकती है, और अगर कोई कंडीशन लगाई है तो जो ऑफरी है उसकी डिस्क्रिप्शन है, उसे कबूल है तो भाई 3 दफा कबूल है कह दे, और नहीं है तो नहीं, लेकिन विद कंडीशन ही एक्सेप्ट करनी है। अगर कंडीशन चेंज कर रहे हैं तो ऑफर क्या हो जाएगी? लैप्स हो जाएगी। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। नेगेटिव कन्फर्मेशन। लॉ कहता है देखो यार बीच में लोग मासूम भी होंगे, सर जाहिद कवि जैसे, ठीक है ना, तो इसलिए लॉ उन सबको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है ना, कि यार ऐसे नहीं। वो कहता है लॉ कह रहा है कि आपने हमेशा पॉजिटिव कन्फर्मेशन करवानी है। नेगेटिव कन्फर्मेशन का क्या मतलब हुआ? उसने कहा जी एक लेटर लिख दिया हमने कि भाई क्या आपने हमारा घर खरीदना है 10 मिलियन का, अगर नहीं खरीदना तो 3 दिन के अंदर अंदर बता दो, वरना इट इज एज्यूम्ड कि आप एग्री कर गए हो। ठीक है ना, खामोशी नीम रजामंदी तस्वुर कर ली जाएगी। ठीक है ना, लॉ कह रहा नहीं हम ऐसा नहीं करते। वो कहते हैं इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कन्फर्मेशन। नेगेटिव कन्फर्मेशन लॉ अलाउ नहीं कर रहा। हालांकि हम एज ए अकाउंटेंट अपनी ज़िंदगी में
बहुत सारी जगह पर नेगेटिव कंफर्मेशन भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ेंगे वहाँ आपको पढ़ाया जाएगा कि एज एन ऑडिटर हम नेगेटिव कंफर्मेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। मसलन कल ही मुझे लेटर रिसीव हुआ एक हमारा वो एक स्टॉक एक्सचेंज में मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, तो एक है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तहत CDC एक कंपनी बनी हुई है। उसकी एक कंफर्मेशन लेटर मुझे कल मैं घर गया तो रिसीव हुआ था। उसके ऊपर लिखा हुआ था कि यार आपके ये शेयर हमारे पास पड़े हैं, अगर इसमें कोई फ़र्क है तो फिर हमें बता दें, वरना इट इज़ एज्यूम्ड कि ये ठीक है। मैं उस लेटर का जवाब ना दूं तो कंफर्मेशन है कि ठीक है। लॉ कह रहा है ऐसी कंफर्मेशन से कॉन्ट्रैक्ट नहीं क्रिएट हो सकता। कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन, कंफर्मेशन मस्ट ऑलवेज बी पॉजिटिव कंफर्मेशन। हालांकि जिंदगी में हम यूज कर रहे हैं नेगेटिव कंफर्मेशन भी, लेकिन लॉ कह रहे नहीं नहीं, जब आपने लीगल रिलेशन क्रिएट करना है तो इट शुड ऑलवेज बी पॉजिटिव कंफर्मेशन। ठीक होगी बात जी। An offer cannot be in the form of negative confirmation. If it is not accepted within a specified time, then it will be presumed to have been accepted. अगर नहीं ऐसे नहीं, it should always be accepted, positive accepted. अब आते हैं जी, अब एसेंशियल खत्म हो गई, ये कुछ अलग 2-3 बातें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक है ना। वो कह रहे यार एक डिफरेंशिएट क्रिएट करें अपने जहन में। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। वो कहते हैं व्हाट इज इनविटेशन टू एन ऑफर? इनविटेशन टू ऑफर इज नॉट एन ऑफर, ये ऑफर नहीं है। An invitation to offer is an action inviting other person या other party to make an offer to form a, यानी मैं ऑफर नहीं करवा रहा, बल्कि आपको इंड्यूस कर रहा हूं कि आप मुझे ऑफर करवाएं। मसलन इसकी एक आसान एग्जांपल पहले देता हूं। आपने घर के ऊपर बोर्ड लगा दिया घर बराए फरोख्त है, तो क्या हो रहा है, जो लोग गुजर रहे हैं आप उन्हें इंड्यूस कर रहे हैं कि यार भाई कितने का घर बेच रहे हो, या वो ये कह रहे हैं यार 2 करोड़ का बेचना है तो मुझे याद रखना भाई मैं ख़रीदार हूँ 2 करोड़ तक का। क्या मतलब? इनविटेशन टू एन ऑफर, ठीक है ना। लेकिन लॉ इनविटेशन टू एन ऑफर कुछ एक्सटेंडेड वर्जन पेश करता है, जिसमें कुछ और चीज़ें भी इंजेक्ट कर देता है जो बज़ाहिर हमें नहीं समझ आ रही ये स्लाइड पढ़ने से पहले। मसलन आप गए किसी ग्रोसरी स्टोर पर गए जहां शेल्फ पर चीज़ें रखी हुई हैं, साथ ही प्राइस लिखी हुई है। कोई एक प्रोडक्ट पड़ी है यहाँ पर जिसकी प्राइस 10,000 रुपीज़ लिखी हुई है। आपने ये पैक उठाया, अपनी ट्रॉली में डाल लिया। आपकी नज़र में ये चीज़ आपने ख़रीद लिया। कितने की ऑफ़र थी? आपका चीज़ को उठा लेना एक्सेप्ट हो गया। आप बिलिंग काउंटर पे पहुंचे, वो जो कैशियर बैठा था उसने कहा सर सॉरी ये फॉर सेल नहीं है। मैं कहा यार नहीं, मैं वहाँ से उठा के लाया जहाँ फॉर सेल है। मैंने कहा नहीं वो बच्चे ने ना गलती से लगा दिया, दिस प्रोडक्ट इज़ नॉट फॉर सेल। आप उससे बहस करेंगे, ठीक है ना। लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है यार एक बात समझो, जब चीज़ें ऐसे कीमत लिख कर लगाई होती हैं ना तो ये ऑफ़र नहीं है, ये ऑफ़र लॉ डिफाइन कर रहा है। ये ऑफ़र, ये इनविटेशन टू एन ऑफ़र था। जब आपने इन्हें ट्रॉली में उठा के डाला ना तो असल में आप ऑफ़र कर रहे हो कि मैं इसे 10,000 की ख़रीदना चाहता हूँ। कैशियर इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दैट पर्सन। अगर वो पैसे ले ले तो उसने एक्सेप्ट कर लिया, और वो कह रहा है नहीं सेल, तो बस वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा आपकी ऑफ़र। और यार कीमत तो तुमने लिखी हुई है,
लॉ कह रहे नहीं नहीं यार, ये बात ज़रा समझने की कोशिश करें, ये जब ऐसे प्राइस लिखकर जनरल लोगों के लिए रखी हुई है तो ये इनविटेशन टू एन ऑफर है, वरना तो रोज लड़ाइयाँ होंगी। आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, वो मेन्यू आपके सामने रखेंगे, आप जुलाई में गए हैं, फर्ज किया ये रेस्टोरेंट की इतनी सेल इसकी नहीं थी, यहाँ इसने सूप भी लिखा हुआ है, कोई और भी लिखी हुई हैं। आपने कहा भाई ऐसा करें ना, आप सूप मुझे सर्व कर दें पहले। उसने कहा सर हम गर्मियों में सूप नहीं बनाते। अच्छा, रेस्टोरेंट तो गर्मी सर्दी सारा टाइम ही बना रहा है, लेकिन इसकी नहीं बेचारे की सेल है ऐसे, लेकिन मेन्यू इसने एक ही छिपवा रखा है, तो अब आप उसका सर फाड़ेंगे। तो लॉ कह रहा है एक दूसरे का सर ना फाड़ो, बी लॉ की क्लासेस पढ़ो। और वो भी ताकि ये समझ आ जाए कि ये इनविटेशन टू ऑफर थी, ऑफर नहीं थी। ठीक है ना। तो लॉ हमें ऐसे रिफाइन करके कुछ बातें बता रहा है। कैसे? लॉ ने हमें 3-4 एग्जांपल देंगे। उन्होंने कहा डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट इज नॉट एन ऑफर, रादर इट इज इनविटेशन टू एन ऑफर। जब आप मेन्यू लेकर ऑर्डर करते हैं तो आप ऑफर करवा रहे हैं, रेस्टोरेंट की मर्जी है वो उसको एक्सेप्ट कर ले या ना करे। तो मेन्यू आपको देना इनविटेशन टू एन ऑफर था, आप ऑफर करवाओगे, रेस्टोरेंट एक्सेप्ट करेगा। एडवर्टीजमेंट फॉर ऑक्शन, किसी चीज की नीलामी की कोई आपने एडवर्टीजमेंट दी, वो कह रहा है इसका भी यही स्टेटस है। ये आप लोगों को कह रहे आप ऑफर करवाओ आकर, हमारा दिल करेगा तो एक्सेप्ट करेंगे। सेल परचेज बाय टेंडर, आपने अखबार में इश्तार दे दिया कि हमें ये चीज़ें चाहिए, हम इस रेट पे ख़रीदने को तैयार हैं। तो कोई बंदा चीज़ें लगेज लेकर, माल लेकर ही पहुंच गया, कह जी आपके इश्तार की वजह से मैंने ट्रक लोड किया, लेके आया। लॉ करे नहीं नहीं भाई ठहर जो भाई, सब्र करना था, ये इनविटेशन टू एन ऑफर था। बात समझ आ रही है? डिस्प्ले ऑफ गुड्स इन स्टोर, ऐसे लॉ ने कुछ बातें। सर्कुलेशन ऑफ प्राइस लिस्ट, आपके घर में कोई रेस्टोरेंट वाला, कोई ग्रोसरी वाला अपनी प्राइस लिस्ट सर्कुलेट कर देता है। आप पहुंचते हैं, उस पर कुकिंग ऑयल की एक प्राइस लिखी हुई थी, आप पहुंच गए खरीदने, या वहाँ प्राइस चेंज है या कुकिंग ऑयल अवेलेबल नहीं है, तो कोई फ्लॉ नहीं क्रिएट हो रहा, क्योंकि ये क्या थी? इनविटेशन टू एन ऑफर थी। अगर ये ऑफर होती तो फिर तो आप एक्सेप्ट कर गए होते, फिर तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। ठीक है ना। ये बात हो रही है जब दो लोगों के दरमियान में गुफ्तगू हो रही है, मैं आपको ऑफर करवा रहा हूं, यानी जनरल ऑफर नहीं है, स्पेसिफिक ऑफर है। फिर वो रूल लग गया, जब मैंने आपको स्पेसिफिक ऑफर दी तो फिर तो ये ऑफर की कैटेगरी में आ गई। इन सब में जरा गौर करें एक बात, ये सब जर्नल है, इसमें बंदा कोई नहीं है सामने। जनरल ऑफर पड़ी है, लेकिन जनरल ऑफर का फिर कोई और उसूल लगेगा बाद में। ये वाले उसूलों को लॉ ने खुद स्पेसिफिकली उठा के कहां डाल दिया? जनरल ऑफर, इसको इनविटेशन टू एन ऑफर में डाल दिया। आप रोड से गुजर रहे हैं, कोई फ्रूट वाला खड़ा है और उसने प्राइस लिख के लगाई हुई है, आप रुके हैं, आपने पिछली दफ़ा भी इससे माल खरीदा था, कोई फ्रूट खरीदा, आपने उस वक्त इसे बड़ा तंग किया था। उन्होंने कहा नहीं बाबू जी आपको नहीं देना फ्रूट। समझ आइए बात? तो लीगली इसका राइट है। वो कहे यार भाई तुमने कीमत लिख के लगाई हुई है, मैं वही पैसे दे रहा हूँ, तुम्हारी ऐसी की तैसी कैसे नहीं देना? नहीं नहीं, लॉ कह रहा है नहीं नहीं, ये तो इनविटेशन टू एन ऑफर थी, आप ऑफर करवा रहे हैं, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, बस खत्म हो गई बात। इसमें लड़ क्यों रहे? तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, मैंने एक स्लाइड जंप करके आगे आया हूं, पहले इसी का डिफरेंस समझ लेते हैं। ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर। अभी हमने ऑफर को डिफाइन किया ना, हमने कहा ऑफर का मकसद क्या होता है? ऑफर इज मेड टू गेट एक्सेप्टेड बाय अदर।
to get assent of the other party. And what is the objective of invitation to an offer? Invitation to offer is made to get an offer from the other party. इंटेंशन का फर्क है. यहां इंटेंशन थी दूसरा पार्टी एक्सेप्ट करे ताकि मेरा और उसका क्या हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. और यहां इंटेंशन क्या है, दूसरे पार्टी मुझे ऑफर करवाए, फिर मैं देखूं मुझे एक्सेप्ट करनी है या नहीं करनी. मसलन अगर ऐसे भी लिखा हो, घर बराए फरोख्त, कीमत 2 करोड़ रुपए, तब भी ये इनविटेशन टू एन ऑफर है. कोई शख्स आके बेल बजा के कहे कि लो पकड़ो 2 करोड़, मैंने एक्सेप्ट कर लिया. आप कहें नहीं यार भाई नहीं बेचना, बस ठीक है, बिकॉज आप इनविटेशन टू एन ऑफर क्रिएट कर रहे हैं, ऑफर नहीं दे रहे हैं. ये बात समझ आ रही है? अच्छा जी, ये जर्नल और उससे ही होगा. नॉर्मली जब आप जर्नल ऑफर देते हैं तो ये ज्यादातर इनविटेशन टू एन ऑफर बन जाती है. जर्नल ऑफर कब होगी? जैसे मैंने आपको स्मोक बॉल वाली एग्जांपल दी थी ना लास्ट टाइम, वो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन वाली, फिर होगी. ठीक है, अभी थोड़ा आगे चलेंगे तो फिर क्लैरिफाई भी हो जाएगा. दूसरी बात, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑफर इज टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट. और यहां क्या है? ऑफर हासिल करना. ऑब्वियसली ऑफर बिकम एन एग्रीमेंट व्हेन इट इज एक्सेप्टेड. और अगर इनविटेशन एक्सेप्ट हो जाए तो हमारे पास एक ऑफर आ जाती है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि भाई हमने इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है. यस, बिल्कुल ऐसे ही. ऑफ यानी जो सेलर है वो दे सकता है. जी बिल्कुल ऐसे ही है. बाद में बायर ऑफर हुआ. इनविटेशन कौन दे सकता है? उनका सवाल ये था कि इनविटेशन टू एन ऑफर कौन दे सकता है? सेलर ही दे सकता है. जैसे मैं ऐसे नहीं, ऐसे सोचो, ऐसे मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं. फर्ज कर लें आज होंडा ने अपनी गाड़ियों की प्राइसेस इंक्रीज कर दी और उन्होंने एक प्राइस लिस्ट अपने फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट पे सर्कुलेट कर दी. ये होंडा कर सकता है कि मैं भी कर सकता हूं? होंडा ही कर सकता है ना. तो होंडा ने इस वक्त क्या इनिशिएट किया है? इनविटेशन टू एन ऑफर. नहीं अभी मैं करता हूं, अगर कहीं कंफ्यूजन होगी तो मैं उसको क्लैरिफाई कर दूं. इनविटेशन टू एन ऑफर नॉर्मली कौन क्रिएट करेगा? सेलर. अब बायर, बजाहिर जो बायर है वो क्या करेगा? ऑफर करेगा. और सेलर क्या करेगा? एक्सेप्टेंस करेगा. यानी जब इनविटेशन टू एन ऑफर आ जाएगा तो सेलर नॉर्मली ऑफरी बन जाएगा, क्योंकि ऑफर उधर से आएगी, बायर की तरफ से ऑफर आएगी और ये ऑफरी बन चुका होगा. जबकि वैसे अगर इनविटेशन टू एन ऑफर ना होता तो वो टॉम एंड जेरी की एग्जांपल से हमने समझा था. हमारे में से कोई भी बंदा, या कामरान एंड नोमान वाली एग्जांपल को ले लें, कामरान भी ऑफरर हो सकता था, नोमान भी ऑफरर हो सकता था. बात समझ आ रही है ना? कामरान भी ऑफरर हो सकता था, नोमान भी हो सकता था. लेकिन इनविटेशन टू एन ऑफर में नॉर्मली बायर ऑफरर बनेगा और सेलर ऑफरी बनेगा. ठीक होगी बात जी? हाँ, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. टेंडर इसकी एक एक्सेप्शन बन जाएगी. मतलब राइज ने एक अखबार में इश्तार लगा दिया कि हमें इस स्पेक्स के कंप्यूटर चाहिए अपनी लैब के लिए और हम 1.5 लाख रुपए का कंप्यूटर खरीदने को तैयार है. तो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल आपका वैलिड सवाल है. अच्छा जी, आगे चलते हैं जी. तो हमें ऑफर एंड इनविटेशन टू एन ऑफर का फ़र्क समझ आ गया. आम तौर पर आम जिंदगी में बहुत सारा अक्सर लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि 80% लॉ आपको पहले ही आता है, लेकिन वो जो बाकी 20% है ना, जहाँ हमें रिफाइन करने की ज़रूरत पड़ती है, इनविटेशन टू एन ऑफर वहीं फॉल करता है. क्योंकि जर्नली हमारी नज़र ऑफर समझ रहे थे आज से पहले. ठीक है ना? आज से पहले हम उसे ऑफर समझ रहे थे. लेकिन अगर हम ज़रा और डेप्थ में जाते, मसलन आप कल ही
वो जो YBR बाइक है वो कल की तारीख में लेने जाते कहीं पर, तो प्राइस लिखी पड़ी है कि जी 3,94,500 रुपया जी, लेकिन हो सकता है प्राइस लिखे होने के बावजूद वो कल आपको बाइक ना देता, बिकॉज प्राइसेस फिर रिवाइज हो रही हैं। तो कहता है कि नहीं बेचनी, तो आप कहते हैं यार 3,94,500 में दे रहा हूँ, तुमने लिखा हुआ है ये बाइक खड़ी है, तुम कैसे नहीं दे रहे? इसका लीगल जवाब यही था कि भाई वो इनविटेशन टू एन ऑफर था, वो नहीं एक्सेप्ट कर रहा, तो इसमें तो कोई लड़ाई की बात नहीं है। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, एक आखिरी बात, कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल। When there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicated to the other party. इसकी थोड़ी सी तफसील अगले चैप्टर में भी आएगी, मैं वो यहीं डिस्कस करने लगा हूँ। वो कह रहा है कि अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है, इससे मुराद है कोई आपका ना फॉर्मेलिटी है, ठीक है? तो अगर आपने कोई फॉर्मेलिटी, एक टर्म्स एंड कंडीशन होना, वो पुराने वाली, उसके बगैर तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं की जा सकती ना, या सारी कंडीशन एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। मसलन आप कॉलेज में एडमिशन लेने आए, कॉलेज कहते हैं यार देखें भाई हम ना, अभी तो आप आते हैं तो कॉलेज में आपको एक हार्ड फॉर्म में एडमिशन फॉर्म पकड़ा देते, ठीक है? इस वक्त कॉलेज के 2 वर्जन चल रहे हैं। आप फिजिकली आए हैं तो जमीन साहब आपको फॉर्म पकड़ा देंगे, आप फिल कर दीजिए, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन जाइए तो ऑनलाइन फॉर्म आ जाएगा, वहाँ आप खुद ही फिल करेंगे, ठीक है ना? जैसे जैसे चीज़ें आगे जा रही हैं, एक दिन आएगा आप फिजिकली भी आएंगे ना, तो कॉलेज वाले कह रहे होंगे बेटा आप अपने मोबाइल पे बैठ के ना पहले फॉर्म फिल करो ऑनलाइन, वो सबमिट करके फिर मेरे पास आओ, फिर मैं आपको एडमिशन दूंगा। आप कहेंगे यार मैं यहाँ आया बैठा हूँ भाई, आप मुझे हार्ड फॉर्म दो। कहते हार्ड तो है ही नहीं, हार्ड तो है ही नहीं। ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें, ग्रेजुअली चीज़ें क्या हो रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं, वाइप आउट होती जा रही हैं, ठीक है ना? अब ये एक स्पेशल कंडीशन बन गई कि नहीं, आपने फॉर्म ऑनलाइन ही फिल करना है। अब ये एक फॉर्मेलिटी की बात हो गई। एक बच्चा आया, उसने फिजिकल फॉर्म, उसके पास कोई पुराना ही पड़ा था, उसने वो फिल करके पैसे जमा करवा दिए और मदर साहब ने पैसे ले लिए। क्या अब भी बाद में मैं ये बात कह सकता हूँ कि आपका एडमिशन नहीं हुआ? तो लॉ हमें बता रहा है कि नहीं, अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन फॉर्मेलिटीज टाइप की लगी हुई हैं और सामने वाले ने उनको फुलफिल नहीं किया है, तो या तो सामने वाले बंदे को उस पर इंसिस्ट करना चाहिए। मदर साहब को चाहिए था पैसे ही ना लेते और कहते नहीं नहीं भाई बेटा पहले ना ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाएंगे तो फिर आगे चलेंगे। सर 10 मिनट हो रहे हैं, आ रहा हूँ, बैठे हैं, मैं 10 मिनट में। तो मदर साहब को चाहिए था, आपको कहते हैं कि नहीं भाई पैसे नहीं आपके मैं ले सकता, जब तक आपका ऑनलाइन फॉर्म नहीं आएगा मैं नहीं आपके पैसे ले सकता। लेकिन अगर मदर साहब ने पैसे ले लिए हैं तो लॉ यहाँ ये समझाना चाह रहा है कि अब कॉलेज ये नहीं कह सकता कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। लेकिन ये बात याद रखें, ये कौन सी टर्म्स एंड कंडीशन है? फॉर्मेलिटीज वाली। बात समझ आई है? इसी की एक और एग्जांपल कॉलेज से क्रिएट करके आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जब आप ऑनलाइन एडमिशन लेते हैं तो रिजल्ट से पहले आपने 40% फ़ी जमा करवानी होती है, ठीक है ना? फिर आपका एडमिशन, एक बच्चा ऑनलाइन गया वेबसाइट पर, उसने फॉर्म फिल किया, उसने 40% की बजाय ना 20% फीस जमा करवा दी और उसने कहा चलो यार बाकी 80% में आके दे दूंगा। क्या बच्चे का एडमिशन हो गया कि नहीं हो गया? लॉ क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है जैसे ही उसके 20% पैसे और फॉर्म कॉलेज के पास आया है, या तो कॉलेज फ़ौरन उसे कॉल करे और उसे कहे बेटा आपने 20% जमा कराएं, 20% पे आपका एडमिशन नहीं हो सकता। इंसिस्ट ऑन दी कंडीशन।
और अगर कॉलेज ने कहा यार हमें क्या लगे, हम क्यों कॉल करते फिर भाई, उसने नहीं 40% जमा कराया तो उसका तो कोई एडमिशन नहीं हुआ, लॉ कह रहे नहीं उसका एडमिशन हो गया। ये वो वाली कंडीशन लिखी हुई है। और पहले वाली कंडीशन थी जो मटेरियल कंडीशन थी, उनमें तो वेरिएशन नहीं हो सकती। अगर कोई फॉर्मेलिटी वाली कंडीशन है तो उसमें वेरिएशन अगर छोटी मोटी हुई भी है तो लॉ कह रहा है फिर आप इंसिस्ट करें कि नहीं ये काम ऐसे ही होगा तो फिर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। आप ऑनलाइन ही फॉर्म जमा करवाएंगे तो भाई आपका एडमिशन है, फिजिकल से नहीं है। लेकिन अगर आपने फिजिकल वाला फॉर्म रख लिया है और बाद में कहें तो लॉ कह रहा है नहीं नहीं ऐसे नहीं। ये बात जरा अब पढ़ें। When there are special terms and condition in an offer, these must be specifically communicated to the other party. यानी कब, जब आप उसके अगेंस्ट कोई हार्ड फॉर्म लेकर आ गए हैं तो इट शुड बी स्पेशली कम्युनिकेटेड कि नहीं भाई हार्ड फॉर्म नहीं एक्सेप्ट होता, भाई आप सिर्फ ऑनलाइन ही फॉर्म फिल करेंगे। बेटा 20% पे एडमिशन नहीं होता, आपको 40% ही जमा कराना पड़ेगा। तो 1 person must insist on the procedure, अगर वो प्रोसीजरल बात है तो। जी बेटा आप पूछिए। ला ऐसे ला बल्कि नहीं नहीं, इसको इसी बात को मैं दूसरे एंगल से करता हूँ। जैसे एक्सेप्टेंस का नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हम खामोश हुए तो उस वक्त हम भी क्या कर रहे थे, एक नेगेटिव रिजेक्शन कर रहे थे कि इसने 20% पैसे दिए हैं, इसका एडमिशन नहीं हुआ। लॉ करें नहीं इसे भी नेगेटिव ना करें, इसे बताएं कि आपका एडमिशन नहीं हुआ। इस बात को ऐसे रीफ्रेज करें तो ये आपके कॉन्सेप्ट से मैच कर जाएगी, ठीक है ना। यानी ये बात असल में डिस्कस हो रही है फिर, क्योंकि ये 2 पॉइंट इकट्ठे आए हैं। एक हमने पहले टर्म्स एंड कंडीशन की हैं जहां हमने कहा कि नहीं नहीं कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन लगाई जा सकती हैं, ऑफर उन टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही एक्सेप्ट होगी। एक है कोई प्रोसीजरल बात भी आपने बीच में डाली हुई थी, जैसे कॉलेज बॉन्ड लिख के लगा दे, फी इज ओनली पेबल इन बैंक। रोज रोज की इस बात से तंग आ जाए कि रात को कैश भी काउंट हो रहा है, कोई बच्चा फेक करेंसी नोट भी दे गया, कोई कैश गुम भी हो गया, ये सारे मसाइल आएंगे ना कैश हैंडलिंग में। एक दिन कॉलेज तंग आके कहता नहीं जी फी इज ओनली पेबल इन बैंक। अब एक बच्चा आया, उसने फीस जमा करवाई और मदर साहब ने एक्सेप्ट कर ली, अब क्या स्टेटस है, ये वो वाली बात डिस्कस हो रही है। बात समझ आई है। प्रोसीजरल बात पर अगर आपने स्टैंड लेना है तो इंसिस्ट करें कि प्रोसीजरल आप बात फिल करके ही आएंगे। एक बच्चा आता है कहता नहीं नहीं भाई अब मतलब फी का फिल्टर लगा हुआ है, बच्चा कहता है यार भाई ये पकड़ो ना पैसे, तुम मुझे क्लास मेरी ना मिस करवाओ। अगर पैसे पकड़ने से आप समझते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं फुलफिल हुआ तो फिर पैसे नहीं पकड़ने। फिर आप कहें नहीं बेटा अब क्लास ख़त्म हो रही है, जो भी हो रहा है पहले जाओ बैंक जाओ, बैंक में जमा करा के मुझे बैंक का वाउचर दोगे तो काबिल कबूल है, आपके पैसे काबिल कबूल नहीं है। देन यू मस्ट इंसिस्ट ऑन इट। लेकिन आपने पैसे पकड़ लिए और सोचा कि नहीं नहीं बाद में मैं कहूँगा भाई वहाँ लिख के लगा हुआ है कि पैसे नहीं, लॉ कह रहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है। प्रोसीजरल बातों की ये डिस्कशन हो रही है। क्लियर हो गई बात जी। तो हमें ऑफर के कुछ फजाइल समझ आ गए, ठीक है, कि एक वैलिड ऑफर कैसे होगी, उसमें क्या क्या चीजें होंगी जी। एक वैलिड ऑफर में अगर हम देखें तो यहां से हमने आगाज किया था वैलिड ऑफर का, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड थी जी हमें। 2%, हमें बात समझ आ गई है। नंबर 2 सर्टेन एंड डेफिनेट, हमें बात समझ आ गई है। नंबर 3 कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन, वो तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल इंटेंशन रिक्वायर्ड ही होती है। फिर कम्युनिकेशन, इससे हमने बात समझी है कि कम्युनिकेट होने के बाद एक्सेप्टेंस होती है। यहां से हमने फिर अब इसमें फर्क कर रहे थे,
कंडीशनल में और कम्युनिकेशन ऑफ स्पेशल कंडीशन, इसमें हम पिछले 10 मिनट से यहां गुफ्तगू कर रहे हैं। ये किसी और चीज का नाम है, ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट का नाम है। ये बात समझ आ रही है? ये मेजर कंडीशन है। ये तो फुलफिल करेंगे ही तो कॉन्ट्रैक्ट होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा, ऑफर भी लैप्स हो जाएगी। ये प्रोसीजरल बातों की डिस्कशन हो रही है। नहीं हुआ क्या, एक फॉर्म आ गया। अच्छा, लॉ जब लेजिस्लेटर जब लॉ बना रहा होता है ना, उसके जहन में ना एक बड़ा कंप्रीहेंसिव व्यू होता है कि ये लॉ मिसयूज कहाँ कहाँ होगा, क्या आम जनरल पब्लिक इसकी इफेक्टी ना बन जाए। ठीक है, मसलन बहुत सारे बच्चे हैं, उन्होंने पाकिस्तान भर से एडमिशन लिया, किसी ने 20%, किसी ने 25%, किसी ने 30% पैसे जमा करवा दिए। अब वो सब क्या सोच के बैठे हुए हैं, तो पब्लिक सफ़र करेगी। लॉ अक्सर क्या करता है, जो इदारा टाइप की बंदा होता है ना, यानी जो बेहतर इन दो में से जो वीकर पार्टी नहीं होती, उसकी जिम्मेदारी लगा देते हैं। लॉ ने उठा के कहा नहीं, कॉलेज वाले फ़ोन करके बताएं, अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो उसे इन्फॉर्म करो कि भाई आपने प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, आपका एडमिशन कोई नहीं हुआ। लेकिन आपने सोचा यार पैसे आ ही रहे हैं ना, जब ये रिफ़ंड मांगेंगे, जब देखेंगे फ़िलहाल तो हमारे पास पैसे आ रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत पड़ी है। लॉ ये वाला एंगल सोच रहा है। हमेशा लॉ नॉर्मली ये कोई फंडामेंटल उसूल नहीं है, वीकर पार्टी का साथ दे रहा होता है, उसके हकूक़ की हिफाजत कर लेता है। माइनर के केस में आप पढ़ कर आए हैं, अभी वो जो हम पढ़ रहे थे फ्री कंसेंट वाली बात, वहाँ भी हम ये बात पढ़ कर आए। नहीं, अभी आपने नहीं पढ़ी। अच्छा, माइनर वाली भी नहीं आपने पढ़ी, अभी आगे पढ़ेंगे। माइनर और दोनों में देखेंगे कि हमेशा लॉ किसका साथ दे रहा है, वीकर पार्टी का साथ दे रहा है। ऐसी पार्टी जो बज़ाहिर आम मारूफ बातों में एक स्टूडेंट वर्सेस एक कॉलेज, तो कौन स्ट्रॉन्ग पार्टी हुई, नॉर्मली कॉलेज। चलो राइज तो वीकर पार्टी हुई। अच्छा ठीक है ना, तो नॉर्मली लॉ किसका साथ देता है, वीकर पार्टी का साथ देता है। ठीक होगी बात, ऐसे सोचेंगे तो बात आपको समझ आएगी। जी, नहीं इसका, हाँ ऐसे भी कह दें या ऐसे कह दें, अगर आपने इंसिस्ट नहीं किया, इसका मतलब है लॉ की नज़र में सेकंड बंदे ने एक ऑफ़र करवा दी और आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जिस बंदे ने 20% फीस भेजी और कॉलेज ने उसको कॉल नहीं की, इसका मतलब है कॉलेज ने सोचा चलो यार इसका 20% पे एडमिशन कर दो, 80% बाद में दे देगा। लेकिन जब वो बच्चा क्लास लेने आए तो उस दिन आप कहें कि नहीं जी आपका एडमिशन नहीं हुआ। अब कॉलेज के साथ नहीं लॉ खड़ा हुआ, लॉ उस बच्चे के साथ खड़ा हुआ कि आपको इंसिस्ट करना चाहिए था उस वक्त। जी, किसको कह रहा है, हमें कह रहा है, यानी हाँ, जरा लॉ के स्टाइल में ही सोचते ना। सबको कह रहा है, सारों की कार्ड्स को ऐसे कह रहा है, लेकिन नहीं सर, जब आपकी विंडो नॉक की तो ये ऑफर हो गई, ये जर्नल नहीं ना रही, स्पेसिफिक हो गई, ऑफर बन गई। जब आप कामरान नोमान को कहे विल यू परचेज माई हाउस फॉर ₹10 मिलियन, इट बिकम्स ऑफर। और अगर कामरान अपने घर पे लिख कर लगा दे घर बराए फरोख्त 10 मिलियन, इन्विटेशन टू ऑफर। इस फर्क को समझेंगे तो बात क्लियर रहेगी। बात समझ आइए, एक ही बात है, लेकिन अब फर्क क्रिएट हो गया। असल में उसकी जर्नैलिटी और स्पेशल होने से फर्क क्रिएट हो रहा है। ठीक है ना, अगर एक शख्स आया, आप बस में ट्रेवल कर रहे थे,
वो बस में आया और उसने प्राइस लिखी हुई थी, अब ये इनविटेशन टू एन ऑफर हो गई है, बिकॉज मुझे तो नहीं ऑफर कर रहा हो, तो सबको ऑफर कर रहा है। ये बिल्कुल ऐसे समझें, जब आप शॉपकीपर के पास गए और आपने कोई प्रोडक्ट उठाकर उसकी प्राइस पूछी कि ये कितने की है, उसने कहा जी 10,000 की है, क्या बन गया? क्या? नो 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 नो, जरा सिनेरियो में रहें। आपने कीमतें नहीं लिखी हुई थी, आपने पूछा यार ये कितने की है, ने कहा जी 10,000 की। वो क्या करवा रहा है आपको ऑफर। और अगर उसने लिख के लगाया हुआ था 10,000, क्योंकि सिर्फ आपके लिए नहीं था, ये सबके लिए था, तो ये क्या बन गया? इनविटेशन। बस आपने कैसे करना है, आपने तो एग्जाम के लेवल तक अगर रहे ना, तो बस ये 4 बातें याद रखनी है कि ये क्या है। लेकिन प्रोफेशनल लाइफ में तो वही, फिर आपकी वो सेंस क्रिएट हो चुकी होती है कि ये बात स्पेसिफिकली मेरे साथ हो रही है या जनरल पब्लिक से हो रही है। अगर मेरे साथ हो रही है तो ऑफर है, और अगर जनरल पब्लिक के साथ हो रही है तो इनविटेशन टू एन ऑफर है। अगर तो आपने उस मेन्यू को पढ़ा तो वो इनविटेशन टू एन ऑफर है। आपने कहा यार ये आप बिरयानी कितने की दे रहे हो, अब ऑफर हो गई है, क्योंकि वो जो कार्ड प्रिंट हुआ है ना, वो जनरल पब्लिक के लिए हुआ। ला ने क्या लिखा है? मेन्यू, डिस्प्ले ऑफ मेन्यू ऑफ ए रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट में जब आप जाके टेबल पे भी बैठते हो, तो जब आप कार्ड सर्व होता है, अब तो आपको स्पेशली हो रहा है ना, लेकिन अभी भी लॉ कह रहा है कि नहीं नहीं, ये तो एक जनरल नेचर का डॉक्यूमेंट है जो आपको दिखाया गया है। जी नहीं, अभी तो उसने कोई ऑफर नहीं दी ना। इट शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। तो कह रहा है आ जाओ बाजी, अभी तो बाजियों को बुला रहा है वो ठीक है ना, तो अभी कोई ऑफर नहीं क्रिएट। अगर तो प्राइस नहीं बोल रहा था तो फिर तो अभी वो कुछ भी नहीं, ऑफर है ही नहीं, डेफिनेट एंड सर्टेन नहीं है। सारी बातों को इकट्ठा सोच रहे हैं ना, सारी बातों को, यानी ऑफर में अगर उसको वैलिड होना है तो ये सारी बातें एट अ टाइम मौजूद होनी चाहिए ना। बेटा खामोश। नहीं, असल में एक और उसूल समझे लॉ का। एक बात मैं रोज आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इनकम टैक्स में क्या पढ़ रहे हैं अभी आप लोग? रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट पढ़ रहे हैं। चलें थोड़ा और आगे चलेंगे ना, फिर मैं बाद दफा वहां से भी लिंक कर लूंगा चीजों को, ताकि समझाना आसान हो जाए। लॉ का एक और उसूल याद रखें, जो लिखा है बस वो लॉ है, ठीक है ना। हम लॉ को समझने की कोशिश करेंगे, उसमें से रैशनल ढूंढने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी दफा हमें कोई रैशनल मिल जाएगा, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्ट लॉ को पढ़ें ना, स्ट्रिक्ट लॉ को पढ़ें, तो ये बिल्कुल शरीयत की तरह पढ़ने की जरूरत है। बड़ा खतरनाक जुमला बोल रहा हूं मैं। जैसे इस्लाम के अहकामात, हम उसमें से बहुत सारी चीज़ों की लॉजिक ढूंढ लेते हैं और खुश होते हैं कि यार आज साइंस ये साबित कर रही है, हमें 1400 साल पहले कर दिया गया था, ये हो गया था, हम बड़े खुश हो रहे होते हैं। मज़हब का मिजाज हरगिज़ ये नहीं है। हमें कोई भी बात सिर्फ इसलिए माननी है कि अल्लाह का हुक्म है, बस ख़त्म बात। समझ आए ना आए, भाड़ में जाए समझ। उसूल ये है, उसूल ये है। हाँ, नमाज के फ़वाइद भी समझ आ जाए तो चलें, और अच्छी बात है। कोई शरीयत का और तकाजा समझ भी आ जाए, कोई बड़ी अच्छी बात है। और फिर अल्लाह ने ये बात हमें, ये मिजाज जब सूद की आयत आई तो वहाँ बिताया। अल्लाह चाहता तो सूद के ऊपर
पूरी पूरी सूरत बताता, पूरे पूरे अहकामात बताता और साबित करता कि सूद क्यों हराम है। लेकिन अल्लाह ने वहाँ ये मिजाज नहीं इख्तियार किया, बल्कि कहा सूद को हमने हराम करार दे दिया है, जिसने इस्लाम में रहना रहे, नहीं तो छुट्टी करो, जाओ बात, अल्लाह हाफिज़। बिल्कुल लॉ ऐसे ही है कि अगर लॉ हम पढ़े ना, आप कहना सर ये क्यों है, तो इसका सबसे अच्छा जवाब है बेटा लॉ ने लिखा हुआ है कि ये इनविटेशन टू एन ऑफर और ये नहीं है। इसका असल जवाब ये है। बात समझ आ रही है? तो लॉ असल में मसलन अभी तक जितना आपने पढ़ा, एक इंडिविजुअल रेजिडेंट कब होता है, कितने दिन, 183 डेज। तो हम ये नहीं पूछ सकते कि यार ये 182 डेज वाले को क्या प्रॉब्लम है, भाई आपने 183 क्यों रखे हैं। तो इसका कोई जवाब नहीं होगा ना। इसका क्या जवाब होगा कि बस लॉ ने 183 डेज लिखा है तो 183 डेज ही लेना पड़ेगा। सर इसका जवाब है कि हाँ। साल में 365 दिन होते हैं, तो वो आधे साल से कुछ टाइम ज़्यादा 183 डेज में पूरा हो रहा होता है। ये तो हम लॉजिक ढूंढ रहे हैं ना, ये तो हम ढूंढ रहे हैं बीच में से। मैं यही कह रहा हूं ना कि 99% बातें ऐसे समझ आ जाएंगी, लेकिन बात दफा कोई 1% अगर कंफ्यूजन होगी तो फिर हमें सहारा लेना पड़ेगा लॉ की इस असल वाली इंटरप्रिटेशन का। वरना सारे उल्मा, सारे लोग, सारे मजहबी लोग आपको हर वक्त बताते हैं लॉजिक से कि यार नमाज क्यों फ़र्ज है, ज़कात क्यों फ़र्ज है, ज़कात के ये फ़ायदे होंगे, ये होंगे। लेकिन एक आदमी हर फ़ायदे को रद्द करता रहे तो आखिर में वो कहेंगे यार भाई अल्लाह ने फ़र्ज किया है, ख़त्म होगी बात समझ आए। क्योंकि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी लॉ, उसकी असल रूह यह है कि लॉ में क्या लिखा है, उसका कोई रैशनल हमें समझ आए ठीक है, नहीं समझ आए तो बस लॉ में लिखा है, ख़त्म हो गई बात। 90 दिन में इलेक्शन करवाने हैं, लॉ में लिखा है ना, आइन में लिखा है ना, इसको पकड़ के चल रहे हैं ना। हम कहें यार 90 क्यों लिखा है भाई, ये 120 भी तो हो सकते थे। नहीं भाई हो सकते थे ना, हुए तो नहीं है, 90 को ही फॉलो करना पड़ेगा। कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह, यहाँ से आगे चलेंगे।